तो गुड इवनिंग सभी को, जितने लोग भी लेट आए हैं या पहले से आ चुके हैं। तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। किसी को कोई तकलीफ है इसमें बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग में किसी को कोई तकलीफ थोड़ा बहुत? बेटा आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ सर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग क्लियर है? कौन कौन से ओवरलैपिंग होते हैं? एक होता है एसएस, सेकेंड एसपी और थर्ड पीपी में 2 टाइप है। तो पीपी में फर्स्ट अगर लेता हूँ हेड ऑन, और दूसरा कौन सा है? डी मान लेते हैं एक पीपी में, या फिर C1 C2 ऐसा कर लो तो भी चलेगा, साइड ऑन। तो यहाँ पे 4 टाइप मतलब सी टाइप का ओवरलैपिंग होता है, पी में 2 और तो टोटल 4 हो गया। तो इनमें से हमें पता क्या चला भाई? एसएस से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। एसपी से कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? सिग्मा। पीपी से कौन सा बॉन्ड बनेगा? हेड ऑन में सिग्मा, सिग्मा। और पीपी में साइड ऑन में पाई बॉन्ड। अच्छा, ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा अच्छा होता है? एक्सटेंड अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग पीपी। ये ऑर्डर रटा होना चाहिए। पीपी, पीपी के बाद एसपी एंड एसएस। ये देखे थे, बस इतनी देखे थे कल के क्लास में। और ओवरलैपिंग में किस टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? हाफ फील्ड। ओवरलैपिंग में किस टाइप का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं भाई? हाफ फील्ड। और ओवरलैपिंग में फिर क्या होता है? एक अलग अलग हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में कुछ पार्ट मर्ज हो जाएगा, उसी को पेयरिंग पार्ट भी बोल सकता है या ओवरलैपिंग पार्ट। और उस पार्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं भाई? पेयर। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक साइड हेडिंग नोट करो। हाँ बेटा देख लेते हैं, एक साइड हेडिंग नोट करना। difference between sigma and pi bond। difference between sigma and pi bond। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपका काम आएगा, स्कूल के एग्जाम के लिए, कॉलेज के एग्जाम के लिए। तो एक साइड सिग्मा बॉन्ड का कॉलम बना लो, एक साइड पाई बॉन्ड का कॉलम ड्रॉ कर लो। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट वन, ये कहाँ कहाँ मिलता है? कौन कौन सा ओवरलैपिंग में मिलता है? सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सा ओवरलैपिंग में मिलता है? वही नोट कर लो। हाँ, इट इज फॉर्म बाय। सर हाँ बेटा। सर आप पूरा लिख देना ना उसके ऊपर। सर यहाँ पे नेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा, बारिश आ रही तो। अच्छा ठीक है बेटा, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हमारे साइड भी होता था एक हफ्ता, हम समझ सकते हैं सर किस वो तरह वॉइस से झेले एक हफ्ता भी। तो नोट करना, इट इज फॉर्म बाय एसएस, एसपी एंड पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। फर्स्ट पॉइंट, ये किसका फॉर्म होगा? सर वेटिंग में कोई है? इट इज फॉर्म बाय द it is formed by the only
PP side on overlapping. It is formed by the only PP side on overlapping. नोट कर लो फर्स्ट पॉइंट. It is stronger than pi bond. It is weaker than sigma bond. बोल सकते हो that means pi bond is weak and sigma bond is strong. नोट कर लिए. It is stronger than pi bond. It is weaker than sigma bond. The extent amount, ये सेकेंड थर्ड इसका फोर्थ पॉइंट जो बताऊंगा ना, पहले नोट कर लो, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों है. ठीक है ना. द एक्सटेंट amount of overlapping, the extent amount of overlapping is very high. The extent amount of overlapping is very high. The extent amount of overlapping is very high. The extent amount of overlapping is low. The extent amount of overlapping is very low. नोट कर लिए. फोर्थ पॉइंट ऊपर ही बना देते हैं. फोर्थ पॉइंट नोट करना. The extent amount of overlapping is very high. It is singly, it is present singly in, क्या बोलते हैं, it is present with or without pi bond. ये पाई बॉन्ड के साथ भी बन सकता है, प्रेजेंट या फॉर्म कर सकते हो. इट इज प्रेजेंट और फॉर्म्ड विथ और विदाउट पाई बॉन्ड. इट इज प्रेजेंट और फॉर्म्ड विथ सिग्मा बॉन्ड. लास्ट के 3 पॉइंट अब समझाते हैं. नोट कर लिए सब.
तो ये बेसिक 2 मार्क्स का डिफरेंस मतलब डिफरेंस का क्वेश्चन है, सर याद रखना। हाँ बेटा। सर चौथा पॉइंट ऐसा भी हो सकता है ना, इट इज फॉर्म विथ ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है ना, हम तो बात ही कर रहे हैं सिग्मा। ऐसा बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड सिंगली प्रेजेंट और मे बी विथ पाई बॉन्ड, ये हो सकता है। तो ओनली सिग्मा नहीं हो बॉन्ड सकता, आपका, हाँ ओनली नहीं हो सकता। और हो गया ना, विथ और विदाउट। विदाउट मतलब ओनली सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है ना। विथ मतलब किसी के साथ, विदाउट किसी के साथ मतलब पाई बॉन्ड के साथ या फिर विदाउट पाई बॉन्ड। तो विथ है तो पाई बॉन्ड के साथ है, विदाउट है तो मतलब पाई बॉन्ड के बिना भी हो सकता है। तो बेसिक 4 डिफरेंस होते हैं सिग्मा बॉन्ड में। फर्स्ट तो आपको क्लियर है। सेकंड, इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ठीक है ना। इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ऐसा क्यों बोला जाता है। तो देखो हमको ये बताओ, हाँ, पाई बॉन्ड किससे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड किससे फॉर्म होता है, लिखा हुआ अभी भी दिख रहा सिग्मा होगा बोर्ड बॉन्ड पे। से साइड टू साइड। अरे साइड टू भगवान, साइड। साइड टू साइड। तो पी ऑर्बिटल का शेप पता है, पी ऑर्बिटल में कितने सब, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 मालूम है ना। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, मालूम है कि नहीं मालूम है। हाँ सर। ऑर्बिटल कितने हैं, 3। तो ये, तो पी ऑर्बिटल कैसा होगा, डंबल शेप होता है। अगर मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड, यही होगा ना। ये पहला पी, सेकंड पी, थर्ड पी, इस टाइप का डायग्राम होगा। तो कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है तो मैं जेड वाले को हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये पी, ये लेते पी एक्स पी वाई, ठीक है ना। सेम इधर भी कोई होगा, पी वाई पी एक्स। तो मुझे ये बताओ क्या होगा यहाँ पे, ये जब टकराएंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो कौन सा ओवरलैपिंग होगा, ये जब हेड ऑन। आपस में टकराएंगे तो टी में साइड ऑन या हेड ऑन, हेड ऑन। हेड हेड ऑन। ऑन। ये कौन सा होगा, हेड ऑन वाला। और ये जब इससे टकराएंगे तो साइड ऑन। साइड ऑन। साइड ऑन। क्लियर है। मुझे बताओ पहले हेड टकराएगा या पहले साइड टकराएगा, पहले हेड। पहले क्या टकराएगा, हेड। ऐसे ही मान लेते हैं ना, ये देखो इस तरह का, ये आपका पी ऑर्बिटल, ये भी क्या है, पी ऑर्बिटल, दिख रहा है सबको। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये पूरा पी ऑर्बिटल और ये भी पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे सर्कल बना मान लो, तो क्या होगा जब पहले दोनों पी ऑर्बिटल आपस में टकराएंगे तो पहले क्या टकराएगा, हेड टकराएगा। हाँ सर। टकराएगा कि नहीं टकराएगा, हाँ सर। साइड वाला टकराया क्या, टकराया कि नहीं, पहले हेड टकराया तो नहीं टकराया। अब और ज्यादा मर्ज होगा, ओवरलैपिंग बढ़ रहा है, और पास आएगा तो ओवरलैपिंग और बढ़ेगा। समझ रहे हो जो बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ ये सर। टकराया तो ओवरलैपिंग होगा। अभी पाई और पाई का जो पी, हेड और साइड ऑन ओवरलैपिंग है, ये साइड, ये भी साइड वाला ओवरलैपिंग हो रहा है क्या, नहीं। तो अब क्या होगा, हेड ऑन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, बहुत ज्यादा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तब जाके पी ऑर्बिटल नीचे गिर गया। उठा लेते हैं पहले। तो पी ऑर्बिटल आपस में टकराएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। तो बोल रहा हूँ ये पास आते जाएगा, ये पहले टकराएगा, तो इनमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। ये तो दूर में है, पहले ओवरलैपिंग हेड में होगा,
और ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ, अभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना, और ओवरलैपिंग हुआ, पाई बॉन्ड नहीं बना। अब जाके दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से मतलब p ऑर्बिटल टच हुए हैं, तब जाके पाई बॉन्ड हुआ है। लेकिन इस समय हेड ऑन ओवरलैपिंग बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ सर। तो इसीलिए बोला जाता है, ये वाला देखो, एक्सटेंड अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी हाई। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा। क्लियर है? ज्यादा ओवरलैपिंग, ज्यादा हिस्सा मर्ज हुआ, ज्यादा ओवरलैपिंग से ज्यादा हिस्सा मर्ज हुआ, मतलब दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है भाई? वीक होता है, क्योंकि उसमें एक्सटेंट अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है? लो है, कम अमाउंट में ओवरलैपिंग हो रहा है। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग क्या हो रहा है? कम अमाउंट में। क्लियर है? तो कुछ नहीं भैया, सिंपल सा कॉमन सेंस है। अगर ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ऐसे मान लेते हैं ये सी, तो पहले ए बी टकराएंगे या सी सी टकराएगा? पहले A, ए B. ए बी टकराएंगे। और सी सी कब टकराएंगे भाई? जब ए और बी का के बीच कोलिजन बहुत ज्यादा हो जाए, तब जाके सी और सी टकराएंगे। मतलब ए और बी आपस में बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएंगे, तब जाके कहीं साइड ऑन ओवरलैपिंग होगा, वो भी पूरी तरह से नहीं। तो साइड ऑन से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। इसलिए बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड जो है वो पहले बनता है। मतलब सिग्मा, अगर ये दो में ही रहा तो सिग्मा बॉन्ड अकेले बन जाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा कब बनेगा? जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। पहले हेड ऑन ही टकराने वाला है पी ऑर्बिटल में, तो पहले हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद क्या हमेशा बनता है? पाई बॉन्ड। क्लियर है ये चीज? तो पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? हमेशा सिग्मा। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? बाय ओवरलैपिंग फर्स्टली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। पहले हमेशा कौन बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कब बनता है भाई? पाई बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा के बाद। सिग्मा के बाद। क्यों बनता है? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो ये या तो पॉइंट रट लो या फिर समझ लो। और समझना ऐसा इजी कहीं है बुक सर। में समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगा। बस थोड़ा बीच में एक दो बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो कहीं बुक में मिलने वाला नहीं है। ये सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है? पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड हमेशा हल्का सा टच होता है ना, और सिग्मा बॉन्ड में जैसे स्कोर पास लाओगे तो इन दोनों के बीच कनेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन तब तक सिग्मा बॉन्ड का कनेक्शन जो है ऑर्बिटल ऑर्बिटल वाला, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, एक्सटेंड अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, और पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद क्या बनता है? पाई बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है, पाई के साथ बन सकता है, बट पाई हमेशा किसके साथ बनेगा? सिग्मा के साथ। क्लियर है सभी को? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो हमको बॉन्ड पता चल गया। बॉन्ड पता चलने के कारण क्या होगा? एटम का साइज चेंज होगा कि नहीं होगा जब कंपाउंड बनाएगा? तो एटम का साइज नहीं, मतलब एटम जब आपस में मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। कंफ्यूजन दो करेंगे, जैसे ए बी और सी तीनों एटम है, एक लाइन में ऐड हो गए तो लिनियर हो गया स्ट्रक्चर कंपाउंड का। अगर ऐसे ऐड हो गए तो बी शेप, मतलब टी शेप, क्या बोलेंगे, एल शेप हो गया। स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो एटम एक दूसरे से लिनियर अप्रोच करेंगे या तिरछे में अप्रोच करेंगे, वो उसी के कारण एटम में जब आपस में कंबाइन होते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है। तो इस स्ट्रक्चर को बताने के लिए लिनियर है या एल शेप का है, उसके लिए अलग अलग थ्योरी है, जिसमें फर्स्ट है आपका VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कंटिन्यू करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, ठीक है ना?
तो एटम जब आपस में मिलेंगे एक दूसरे के साथ तो एक कंपाउंड बनाएंगे। उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बताने के लिए कि वो कैसा होगा, उसके लिए थ्योरी दिया गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट, उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है भाई। हेडिंग नोट करो वीबीटी, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे ऐसे नोट कर लो ना, फॉर्मेशन mechanism of sigma and pi bond, इसको नोट कर लेना। उसके बाद हेडिंग नोट करना वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नोट कर लिए? बेटा नोट किए? हाँ सर। तो सर एक हम लोग बार नेक्स्ट टॉपिक जो फुल फॉर्म रिपीट वैलेंस करें। नोट नहीं लिख देते हैं ना पूरा, कैमरा का एंगल चेंज करने तो पहले। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ये थ्योरी बताया गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, उसको डिस्कस करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगा तब जाके हम बताएंगे वीबीटी के पोस्टुलेट। एक्चुअल में जो हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट है उन्हीं में से जो पोस्टुलेट कुछ कुछ वीबीटी के हैं। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन समझ लेते हैं क्या होता है। किसी को मालूम है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन वर्ड कभी सुने हो कि नहीं सुने हो? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है भाई? दो चीजों का मिक्सअप होकर एक नया बनता है, हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग प्रॉपर्टीज को मिलाकर एक नया प्रॉपर्टीज का कुछ कंपाउंड बना लेना, तो वो हाइब्रिडाइज कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जैसे CH4, किसी एक एग्जांपल से अगर क्लियर करें, CH4 का फॉर्मेशन देखें तो CH4 में क्या है भाई, कार्बन का अपना अलग प्रॉपर्टीज है और हाइड्रोजन का अपना अलग प्रॉपर्टीज है। तो ये आपस में मिलेंगे क्या बना लेते हैं, CH4। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है, कार्बन का अपना अलग खुद का प्रॉपर्टीज था, हाइड्रोजन का अपना अलग प्रॉपर्टीज था, लेकिन जब ये CH4 बना तो इसके अंदर ना कार्बन का प्रॉपर्टीज है ना ही उसके अंदर हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज है, कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो एक नया कंपाउंड बना कि नहीं बना भाई? तो वैसे ही जैसे डेली लाइफ में जैसे तुम लोग हाइब्रिड फ्लावर देखते थे, दो अलग अलग फ्लावर को बना दिया, कुछ नया कलर का फ्लावर बन गया, होता था क्या होता है? हाँ सर। वैसे ही अलग अलग एटम को मिला के एक नया कंपाउंड बना दिया गया। उस नए कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पहले जो इनके पेरेंटल एटम थे उनसे अलग होता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें होता है क्या है भाई, देखो CH4 अभी समझा रहे हैं, ठीक है ना, बाद में पूरी तरह से पूरा पॉइंट वाइज नोट करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताओ
कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है या फिर हाइड्रोजन के साथ कार्बन अटैच्ड है? क्या कहना करेक्ट रहेगा? कार्बन सर दोनों को एक में की गरज है। फिर भी कार्बन के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड। कार्बन का मतलब यहाँ पे मुखिया कौन है ये बात किया जा रहा है। मेन एटम कौन है यहाँ पे? मेन एटम कौन है? कार्बन। कार्बन। ठीक है ना। इस कार्बन से पूरे का पूरा हाइड्रोजन क्या है? अटैच्ड है। हाइड्रोजन से क्यों नहीं भाई? अब हाइड्रोजन साइड में छोटा, इधर कार्बन, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? अभी बैलेंस तो भी CH4 है ना, ये नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? हाइड्रोजन के पास उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और एटम का साइज क्या है? छोटा है भाई। तो भाई छोटे में ज्यादा लोग अटैच हो सकते हैं या बड़े चीज में ज्यादा लोग अटैच हो सकते हैं? बड़े में बड़े ज्यादा। चीज में। बड़े चीज में। इतना कॉमन सेंस सबका ठीक ठाक है ना भाई कि छोटे चीज में ज्यादा लोग अटैच नहीं हो सकते, लेकिन चीज वही बड़ा हो तो उससे काफी लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। तो बस यही होता है सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है भैया? कार्बन है सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले क्या है पहचाना आना चाहिए? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम NCH4 क्या होगा? कार्बन। पहला पड़ाव ये हाइब्रिडेशन पता करने से पहले। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना पड़ेगा। समझाने के बाद पूरा इसका डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन का? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास? बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s वाला इस टाइप का। 1s2 2s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p 2। क्लियर है? अब बता हाइब्रिडेशन में ये कार्बन है, हाइड्रोजन एटम है, तो ये जब टकराएंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे? मतलब कार्बन कार्बन के 1s के, 2s के या 2p के? 2s के 2p के। आउटर सेल के। आउटर सेल कौन से भाई? सर ये पूरा नोट करते आउटर सेल। आउटर सेल कौन से है? कार्बन का 2s और 2p सब सेल। क्लियर है ना भाई? अब भैया एटम है तो पहले बाहर वाला ही से टक्कर होगा ना कि अंदर से टक्कर होगा? तो घर में आ रहा है घुस रहा है लड़ने के लिए, तो पहले बाहर वाले दरवाजे से घुसेगा या फिर 9 to 11 करके सीधा अंदर? हैरी पॉटर थोड़ी है भाई कि सीधा अंदर घुस गया घर के। ठीक है ना, पहले इसको एक गेट क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो एटम में जब टकराते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है एटम का टकराने से? तो एटम कैसे होंगे? जब भी टकराएंगे तो उनके जो आउटर सेल है वो पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्मेशन में। किसके फॉर्मेशन में? नए मॉलिक्यूल्स में। अब वो फॉर्मेशन से पहले क्या कहलाएगा? हाइब्रिडेशन। क्यों हाइब्रिडेशन कहलाएगा? देखो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? सेंट्रल एटम पहला पड़ाव सबको समझ में आया? कैसे फाइंड आउट करना है? एलिमेंट साइज में बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका नोट करना है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करने के बाद कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? आउटर शेल। आउटर से। तो पहले ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद बनता है हाइब्रिड स्टेट। तो आउटर सेल कौन सा? कार्बन का। कार्बन का ग्राउंड स्टेट बनेगा एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। तो कार्बन के पास 2s है ऑर्बिटल। पी में कितने बॉक्स होते हैं भाई? मतलब कितने ऑर्बिटल होते हैं?
3। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब हुंड्स रूल मालूम है ना कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? फर्स्ट क्लॉकवाइज, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे फिल किया जाता है इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कैसे फिल होगा? फर्स्ट सेकंड या फिर इस तरह से? बोलो जल्दी। तो सेकंड टाइप। अभी जो किए हैं वो करेक्ट है ना? हाँ सर। पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना? ये सब बहुत सारे चीजों को मर्ज करना है इसमें, तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फिल कर आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? ग्राउंड स्टेट में यहीं से देखा गया आउटर सेल 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना है एक्साइटेड स्टेट से पहले कार्बन से कितने लोग अटैच्ड है। कितने लोग अटैच्ड है कार्बन से? 4। 4 लोग। मैं ऐसा बॉक्स ना बना के ऐसे अगर लाइन बनाऊं तो समझ में आएगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना किसी को? नो नहीं सर। होगा ना? ठीक है, तो 4 लोग है। तो याद रखना हाइब्रिडेशन में भी क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। हाइब्रिडेशन स्टेट से पहले ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल? हाफ फील्ड, ठीक है ना? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है हाफ फील्ड ग्राउंड स्टेट में। और आने वाले मेहमान कितने हैं? 4। सबका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन, 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन। सबके पास कितने ऑर्बिटल हैं? 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो हमको है कि यहाँ पे कितने चाहिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल? वेटिंग रूम में अभी हमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए? हमारे पास मेहमान कितने आने वाले हैं कार्बन के पास? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चारों के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? एक के पास 1, तो 4 के पास 4। और हमारे पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है यहाँ पे? बोलो। 2। तो बड़ा नाइंसाफी है ना भाई? 2 और चाहिए, क्या करोगे फिर? कैसे बना सकते हो 2 हाफ, इससे 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल? कोई बता सकता है? एक एक्साइट करा देंगे। एक एक्साइट होके कहाँ चल जाएगा? P में। तो इसलिए इस स्टेट को क्या बोला गया? एक्साइटेशन स्टेट। तो कई लोगों को अब यहाँ पे जो बोला समझ में नहीं आया, तो डेली लाइफ से करेक्ट करो। घर में आ रहे मेहमान कितने? हाइड्रोजन 4। चारों को चाहिए एक कमरा, और उस एक कमरे में एक खातिरदारी करने के लिए। तो यहाँ पे 2 कमरे थे, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन उनके खातिरदारी करने के लिए। तो हाइड्रोजन जो मेहमान है बुरा नहीं मानेगा 2 लोग, लेकिन 2 के लिए, एक के लिए जगह तो है, बट उसके लिए खातिरदारी के लिए कोई है क्या? नहीं है। तो हाइड्रोजन बोलेगा भाई 2 को तो अच्छा खासा एक रूम मिल रहा है, अलग से एक बंदा मिल रहा है ताकि वो उसका देखभाल कर सके। तो 2 हाइड्रोजन तो रह रहे हैं, तो बाकी के 2 बुरा नहीं मान जाएंगे? तो उनके लिए भी क्या चाहिए? 2 बंदे और चाहिए। तो उसके लिए कार्बन एक्साइड करे हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं। अब भारत अतिथियों का देव है, बोलते हैं अतिथि देवो भव। भले घर के अंदर जब अतिथि आ जाते हैं 2 दिन तक रहेंगे तो बोलेंगे अरे यार अतिथि तुम कब जाओगे? तो कार्बन हाइड्रोजन को आता देख खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है भाई? आज तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है और मैं भी ब्रह्मत्व को प्राप्त होने वाला हूँ। लेकिन जब आता है तो देखता है यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 4 मुझे हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, बट एक्चुअल में कितना है? सिर्फ 2। तो इसलिए खुशी के मारे एक्साइट होके 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? 2p। आया कुछ समझ में कि सब ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। तो अब मेहमान को बुला लो। कौन कौन मेहमान है भाई? हाइब्रिड स्टेट में मेहमान आ जाएंगे। कौन से मेहमान है? हाइड्रोजन। हाँ, तो पहला हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करे। सेकेंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, थर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये 4th हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा ऑर्बिटल था? S। ये कौन सा ऑर्बिटल है? P। ये कौन सा ऑर्बिटल है? P। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? P। तीनों को शॉर्ट में क्या बोल सकते हो?
sp3 बोल सकते हो ना, sp3 बोलते हैं यहाँ पे। आया समझ में? तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ यहाँ पे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हुआ। हाइब्रिडेशन में एटम और एटम के कौन मिलते हैं भाई? ऑर्बिटल। यहाँ पे s ऑर्बिटल था, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे? p ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडेशन में एटम के क्या मिलते हैं? ऑर्बिटल। तो कार्बन एटम है तो उसके ऑर्बिटल मिले होंगे, हाइड्रोजन एटम है तो उसके ऑर्बिटल मिलेंगे। आपस में क्या होंगे? इंटरमिक्सिंग होंगे, मतलब ओवरलैप होंगे। आपस में क्या होंगे? एक दूसरे से। हाइब्रिडेशन फिनोमेना में क्या होता है? एटम और एटम के ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्स। वो ऑर्बिटल कहाँ के होते हैं भाई? आउटर सेल के होते हैं। कहाँ के होते हैं? आउटर सेल के। तो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ आउटर सेल ऑफ एटम। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं? एक्साइट होते हैं तो उस समय आपस में एनर्जी का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, ताकि सभी का एनर्जी एक जैसा हो जाए, ताकि मेहमान आए तो बुरा ना माने। तो आपस में एनर्जी का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, रीएडजस्टमेंट करते हैं एनर्जी का, ताकि सभी एनर्जी एक जैसे इक्वल हो जाए। और उसके बाद न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? S, S, P और P मिला के। तो यहाँ पे पूरा एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? sp3। अब इसका नाम S नहीं रहेगा, इसको भी क्या बोलेंगे? sp3। इस P का नाम P नहीं रहेगा, इसका भी नाम क्या रहेगा? sp3। नेक्स्ट P का भी नाम sp3, नेक्स्ट P का नाम भी sp3। तो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में क्या हुआ भाई? बोलो, क्या मर्ज होगा आपस में? इंटरमिक्सिंग। किसका इंटरमिक्सिंग? टू ऑर्बिटल्स। टू से ज्यादा भी बोल सकते हो, ठीक है ना? टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। वो एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ के होंगे? आउटर मोस्ट शेल। आफ्टर मोस्ट सेल। उसके बाद क्या होगा? एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, और एक्सचेंज। और उसके रिजल्ट में क्या फॉर्म होगा? न्यूली ऑर्बिटल, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। पूरा फिनोमेना क्या कहलाएगा? हाइब्रिडेशन। ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल नया है, तो कई लोगों को तकलीफ होगा। ये चीजें हाइब्रिडेशन आपके sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार यही सब करना है। बोलने के लिए 6 बार, उससे ज्यादा हम बताने वाले हैं। तो ये सब चीजें मैं 6 से 7 बार और बताऊंगा, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? बार बार यही चीजें रिपीट होते रहेगा, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। मैंने बस डेफिनेशन को समझाने के लिए यहाँ पे बताया। तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होता है। किसका इंटरमिक्सिंग? ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल कहाँ के होंगे? आउटर सेल का। उसके बाद एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं जरूरत पड़ा तो, ठीक है। और उसके बाद नए ऑर्बिटल बनते हैं। उन नए ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया हाइब्रिडेशन में होता क्या है? तो पहले डेफिनेशन नोट कर लो। और यही सब चीजें ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट हम बहुत बार करने वाले हैं, तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। पहले नोट कर लो डेफिनेशन। सर तो डेफिनेशन नोट करना। हाँ बेटा। जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 d3 के बाद नहीं हो सकते? और D3 के बाद जरूरत ही नहीं पड़ा, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं मिला जिसमें sp3d4 टाइप का कंपाउंड हाइब्रिडेशन मिला हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं मिला। जितने भी कंपाउंड है उनमें अभी तक नोन है, उनमें sp3d3 तक ही है, ठीक है ना? ठीक है अभी सर। तक जितने भी अपने आसपास कंपाउंड है सब इतने हाइब्रिडेशन वाले हैं। तुमको मिल जाता है तो नए थ्योरी दे देना, ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता, ठीक है? जी सर। तो डेफिनेशन नोट करना। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डेफिनेशन नोट करना हाइब्रिडेशन का। ये सब नोट नहीं किए थे ना?
समझने के लिए था भाई, पहले बता दिए थे पहले ही, नोट नहीं नहीं करना सर, है ये करके, नोट पहले नहीं समझ की। लो। हाँ, हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन नोट करना, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, the intermixing of atomic orbitals, the intermixing of atomic orbitals having equal the intermixing of atomic orbitals, the intermixing of atomic orbital, रुको हम भी नोट करते जाते हैं साथ में, the intermixing of atomic orbitals having the intermixing of atomic orbitals having equal or slightly different slightly different energies the intermixing of atomic orbitals having equal or slightly different energy and redistribution of their energy, redistribution of their energy and redistribution of their energies to form equal number of new orbitals, to form and redistribution of their energy to form equal number of new orbitals having same energy and shape, having same energy and shape, same energy and shape and newly formed orbital is called hybrid orbital and phenomena is known as hybridization, and phenomena is known as hybridization. And phenomena is known as hybridization. तो क्लियर है भाई? तो याद रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलेंगे तो कौन से ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपस में? पहले आउटर ऑर्बिटल मिलेंगे, उसके बाद एनर्जी का क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे,
या रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो वर्ड अच्छा लगता है वो देख लो। उसके बाद नए ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, उन नए ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। नए ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पूरा फिनोमेना क्या कहलाएगा? बोलो, पूरा हाइब्रिडाइजेशन। फिनोमेना। हाइब्रिडाइजेशन। तो आउटर सेल पार्टिसिपेट करते हैं, उनके ऑर्बिटल क्या होंगे? एनर्जी का एक्सचेंज करके एक सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बनाएंगे। अब बाद में उसका हाइड्रोजन आया, वहां पे ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग से न्यूली ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। इनका नाम भी चेंज। अब spp ना बोल के सबको क्या बोलेंगे? sp3 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 और sp3। तो बताओ sp3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? sp3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4 4 वेरी गुड। पहले ऐसा कर लो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसी फॉर्म में पूरा। फर्स्ट है sp, इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सभी में याद रखना है। कितने होंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल? बताओ। मेरी बातों पे जिन्होंने ध्यान दिया होगा उनको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे। इसको बाबा बोल रहा था तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए? 4। 4। तो मुझे यही सब में बताओ कितने होंगे? फर्स्ट में 2, फर्स्ट सेकंड में 3, हाँ वेरी गुड। थर्ड में 4, फोर्थ में 5, फिफ्थ में 6 और सिक्स्थ में 7। मतलब 2 3 4 5 6 7 काफी चल रहा है ना। और इनमें दोनों का नाम क्या होगा? sp। इनमें तीनों का नाम क्या होगा? sp2। चारों का नाम क्या होगा? sp3। पांचों का नाम क्या होगा? sp3d sp3d2 और सातों का नाम क्या होगा? sp3d3। तो इनको डिस्कस करना, सब में यही करना है। तो इंटर एटम पहचाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, अब बाद में स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा था बार बार, कई लोगों को, बहुत लोगों को दिक्कत होता, हमको तो भैया इतना पढ़ने के बाद भी ये नहीं समझ में आया था। देखो तुम लोग आता है कि नहीं आता, मुझे मालूम है तुम लोग को आ जाएगा क्योंकि तुम लोग अच्छे हो हमसे पढ़ने में। क्लास की बात करें, क्लास में नहीं समझ आया था, घर में जाके माथा पच्ची करना पड़ा था तब जाकर समझ में आया वो। ये बार बार चीजों को बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हाइब्रिडेशन क्लियर है क्या होता है? बस अभी आज के क्लास में डेफिनेशन याद रखना है, और रटना नहीं है भाई, कॉमन सेंस है डेफिनेशन के पीछे। जब कोई भी चीज टकराएगा तो बाहरी चीज, उसका बाहर का जो एरिया वो पहले टकराएगा। तो बस वही है, एटम के बाहर वाले एरिया में क्या होते हैं? सेल। उस सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। तो एटम का आउटर सेल का ऑर्बिटल आपस में टकराएगा, एनर्जी का एक्सचेंज करेगा और नए ऑर्बिटल बनाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पूरा फिनोमेना क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। इतना चीज याद रखने में किसी को सर दर्द होने वाला है क्या? होने वाला तो बताओ। उसके यहाँ डिस्प्रिन बने, सेरोडॉन, सिर्फ एक सेरोडॉन और सर दर्द से आराम। भिजवाते हैं जल्दी से, याद कर लोगे डेफिनेशन? हाँ सर। हाँ सर। किसी से भी पूछे बताओगे कल के क्लास में? हाँ सर। सर तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।